हेलो फ्रेंड, मलिक डिफेंस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या है दोस्तों? किसी भी शब्द का भारतीय संविधान में जो जिक्र किया गया है उसे अनुसूचियों में भी रखा गया है। तो दोस्तों, मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो दोस्तों, आज हम 12 अनुसूचियों का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि इन 12 अनुसूचियों में से बार बार यूपीएससी, एसआई वगैरह वगैरह आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी में आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमको अनुसूची ऐसे पढ़नी है कि कभी ना कभी हम उसको पढ़ा सके। तो दोस्तों, हमको रटना नहीं है। तो दोस्तों, हम चलते हैं पहली अनुसूची। प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची तो देखे समझिए, जैसे कि हमारा भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भारत की प्रथम अनुसूची में किया गया है। ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारतीय संविधान के पहले भाग में क्या है, पहले अनुच्छेद में क्या है। तो फर्स्ट अनुच्छेद, फर्स्ट भाग और फर्स्ट अनुसूची में केवल भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भारत वह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी राज्य में प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, किसी भी राज्य का जो एरिया होगा कहां तक होगा, किसी भी राज्य को आपको अगर हमें उसकी सीमा बढ़ानी है कैसे बढ़ाई जाएगी, कि भारत का विस्तार कहां तक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वर्तमान में हाल ही में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। 6, क्योंकि पहले इनकी संख्या 7 थी। वर्तमान में 2020 में बढ़कर इनकी संख्या 8 हुई, 8 से फिर 7 हुई और अब जब वर्तमान में कितनी है भाई आपकी 6। तो फर्स्ट अनुसूची को आपको रटना नहीं है, इसमें भारत व राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची, इन दोनों को आपको एक साथ मिलाकर याद करना है। द्वितीय और तृतीय आपने देखा होगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि आपको जो आप सपोज कीजिए आपको नौकरी चाह रही है। अगर आपको नौकरी चाह रही है तो आप सबसे पहले उनसे आप क्या डील करोगे कि हमारा वेतन कितना होगा, और उसके बाद अगर आपका वेतन उसने अच्छा खासा बताया आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे अप्लाई करके आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि द्वितीय अनुसूची में जितने भी हमारे राज्य व्यवस्था के पद अधिकारी हैं, संविधान में वर्णित जितने भी अधिकारी हैं, उनके शपथ का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कैग, कैग शॉर्ट फॉर्म में इसको कैग बोला जाता है, कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। परीक्षक, महान्यायवादी एंड अदर ETC, जितने भी आपके अधिकारी बचे, जितने भी भारतीय संविधान में जितने भी पद अधिकारियों का जिक्र किया गया है, और जितने भी ये आपके अधिकारी है, इसमें आपके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जितने भी आपके अदर आपके अधिकारी बच गए, सारे के सारे जो अधिकारी आपके शपथ ग्रहण करते हैं, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत करते हैं? आपके द्वितीय। तो द्वितीय अनुसूची को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी याद हो जाएगी कि आपके जितने भी भारतीय संविधान में जितने भी अधिकारियों को उल्लेख किया गया है, जो वे शपथ ग्रहण करते हैं, कौन से अनुसूची के अंतर्गत करते हैं? आपके द्वितीय। और सेम आपका जो तीसरी अनुसूची है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही, दूसरी और तीसरी सेम। इन्होंने यहाँ पे शपथ ली, तो इनको जितने भी आपके संविधान के अकॉर्डिंग जितने भी अधिकारी है, इनको वेतन भी चाहिए। तो इनके जितने भी अधिकारी है, पद अधिकारी, विशेष अधिकारी कहा जाता है संविधान में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के विशेष अधिकारी है, इनकी जो वेतन, जो इनके वेतन का उल्लेख किया गया है, कौन सी अनुसूची में किया गया है? आपकी वो तीसरी अनुसूची में। तो फर्स्ट अनुसूची में आपके भारत गैर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, द्वितीय अनुसूची जितने भी पदाधिकारी हैं इनका सबका शपथ का उल्लेख, और तृतीय अनुसूची जितने भी आपके संविधान के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख। अब आते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची तो समझिए, चौथी अनुसूची देखिए, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट, हमारे यहाँ पे एक संसद है, संसद, और संसद के दो अंग होते हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा। सपोज कीजिए लोकसभा में यूपी में वर्तमान में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में वर्तमान में 31 सीटें हैं। तो ध्यान रखना है, केवल चौथी अनुसूची में राज्यसभा का जिक्र किया गया है। तो प्रत्येक राज्य में कितनी सीटें होगी राज्यसभा में, उस चीज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? आपका चौथी में। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन कि किस राज्य में, किस प्रदेश में कितनी सीटें होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में वर्तमान में 31 सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटों वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो जो 31 सीटें है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? उत्तर प्रदेश को 31 मिली आपकी चौथी अनुसूची। अब आते हैं हम पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची देखिए, पांचवी और छठी अनुसूची को आपको दोनों को कंबाइन करके याद करना है, क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में क्या है, या SC/ST का जिक्र कौन सी अनुसूची में किया गया है, या राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, या आपके राष्ट्रपति जो आपकी शपथ ग्रहण करता है कौन सी अनुसूची के अंतर्गत करता है। तो आपको पांचवी और छठी अनुसूची भी एक साथ में रीड करनी है। देखिए पांचवी अनुसूची, इसमें SC व ST मीन्स अनुसूचित जाति वह अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है कि भारत में जितने भी SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आपके अनुसूचित अनुसूचित जाति के अंतर्गत, जैसे आपके जितने भी हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा, जितने भी आपके दलित समाज होता है पूरा पूरा क्या मानता है वो आपका SC में, और जितने भी आपके अदर जिन्हें विशेष आपके विशेष प्रावधान दिए गए हैं तो वे कौन से अंतर्गत आते हैं? आपके अनुसूचित जनजातियां। तो पांचवी अनुसूची में SC व ST के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। SC और ST के प्रशासन में केवल जो आपका नियम कानून बना सकता है वो केवल राष्ट्रपति बना सकता है। वो कौन सी अनुसूची में वर्णित है? आपके पांचवी में। छठी अनुसूची, इसमें केवल अनुसूचित जनजातियों ST मीन्स अनुसूचित
जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। हाल ही में 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की ऐसी 2 अनुसूचियां कौन सी है जिसमें जनजातियों का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन सी है भाई? आपकी 5वीं और 6ठी। लेकिन यहाँ पे तो पूरे भारत के लिए उल्लेख किया गया है, जितने भी एससी और एसटी पूरे भारत में निवास करते हैं उनको उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया है। बट जो 6ठी अनुसूची है इसमें केवल जो आपके एसटी अनुसूचित जनजाति केवल 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उसमें क्या होता है दोस्त फ्रेंड लोग, जितने भी आप हमारे व्यूअर्स है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये यहाँ पे जितने भी राज्य हैं इनको याद करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आपको एक ट्रिक याद करनी है, एटीएम और आगे फिर लगाना एम। जैसे ए से क्या बना आपका देखिए समझिए यहाँ पे, ए से आपका क्या बना? असम। टी से क्या बना आपका? त्रिपुरा। एम से क्या बना आपका? मेघालय। और यहाँ पे एम से क्या बना आपका? मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची सेम है, इसको आपको याद करने की में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5वीं में आपका एससी एसटी पूरे भारत के लिए प्रशासन को उल्लेख किया गया है, और 6ठी में केवल आपके असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम, इनके जितने भी आपकी जनजाति क्षेत्र है इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। जितने भी आपके जनजाति क्षेत्र है उनका केवल प्रशासन, जो इनका प्रशासन इनके लिए केवल नियम कानून बना सकता है, चारों राज्यों के लिए बना सकता है भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कौन सी अनुसूची में वर्णित है भैया? आपका 6ठी में। अब चलते हैं 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, तो दोस्तों 7वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र सरकार किस पे कानून बना सकता है, राज्य सरकार कहाँ कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कहाँ कानून बना सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। कितनी सूची है भाई आपकी? 3। जैसे संसूची, राज्य सूची और मीन्स आपके समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची क्या है? संघ सूची वो है जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची क्या है? राज्य सूची वह है जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची क्या है? केंद्र और राज्य दोनों मिक्स होकर जो कानून बनाती है वे सारे कानून कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? आपके समवर्ती सूची। तो इनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं कि केंद्र सरकार केवल इन मुद्दों पर कानून बना सके, राज्य सरकार इन मुद्दों पर कानून बना सके और दोनों मिलकर इन मुद्दों पर कानून बना सके। तो हाल ही में यूपीएससी में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं विषयों के बारे में कि कौन सा विषय कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये सूची कुछ लंबी हो जाएगी, तो इस सूची भी मैं एक आपकी क्लास अलग से लूंगा, तो इसलिए आपको मैं थोड़ा आपका देखे समझिए। जैसे संघ सूची, संघ सूची में पहले मैं आपका एक यहाँ पे आपकी टेबल बना देता हूं। यहाँ पे देखिए संघ सूची में पहले जिस टाइम हमारा मूलतः जिस टाइम हमारा मूलतः संविधान भारत में लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन संघ सूची में 57 विषय थे, मतलब 57 में से सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर कौन बना सकता है कानून? आपका केंद्र सरकार। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। कितने? 100। बहुत क्वेश्चन आता है कि अब जब वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय, मतलब कि जो हमारी सपोज नरेंद्र मोदी वाली सरकार है केंद्र सरकार, तो कितने विषयों पे कानून बना सकते हैं वर्तमान में? 100 विषयों पे। राज्य सूची, पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय है? इसमें 61। तो ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए यूपी,
यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले कितने विषयों का कानून बना सकती है? 66। लेकिन वर्तमान में यहाँ से 5 कानून निकाल दिए गए, कितने बच गए वर्तमान में? 61। तो कितने विषयों का कानून बना सकते हैं? केवल 61 विषय पे। तो ध्यान रखना है वर्तमान में तो संवर्ती सूची, पहले संवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान पे यहाँ पर 52 विषय है। क्योंकि देखिए यहाँ से 5 कम हुए, यहाँ से 5 कम हुआ और यहाँ पे 5 क्या हो गया आपके? यहाँ पे ऐड हो गए 5। तो यहाँ से 5 हमने यहाँ से निकाले राज्य सूची से, और कौन सी सूची में रख दिया उनको? हमने संवर्ती सूची में। तो आपको टेबल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। पहले संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। और पहले राज्य सूची में आपके 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। और संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। तो अब चलते हैं 8वीं अनुसूची। ओके बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आप 8वीं अनुसूची का अध्ययन करते हैं। तो कौन सी अनुसूची पढ़ने वाले हैं भाई हम? 8वीं। ये वेरी इंपोर्टेंट अनुसूची है भारतीय संविधान की। 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में पहले अगर क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया है, किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से आपका कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। जिस टाइम हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कौन से अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर भाषाओं की 22 हो गई है। तो कितनी बढ़ेगी आपकी? यहाँ से आपकी है 6। कितनी बढ़ेगी आपकी? यहाँ से 8 और 14 कितनी होगी आपकी? 22। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 का। और पहले मूलतः मतलब है जिस टाइम हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो मूलतः संविधान में केवल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख। तो ध्यान रखना है आपको, जो आपकी यहाँ से 8 अनुसूची जुड़ी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपके कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया, कौन से सन में जोड़ा गया, कौन सी भाषा को जोड़ा गया, कौन सी भाषा को एक साथ जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है आपको, एक हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको आप अधिनियम कह सकते हो, एक्ट कह सकते हो, या अधिनियम को क्या कह सकते हो आप? कानून। कहने का मीन्स ये हुआ कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 कब हुआ था भाई आपका लागू? 1967 में। तो इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी आपके भारतीय संविधान में, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा को ऐड किया गया था? तो कौन सी भाषा थी आपके? सिंधी भाषा। कब जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? मतलब संविधान संशोधन मीन्स कि भारतीय संविधान में अगर कहीं पर मैंने ये लिख रखा है AZ और AZ को हटा के मैंने यहाँ से AY कर दिया, तो Z की जगह क्या किया मैंने? Y। तो यही संशोधन कहलाता है कि जो हमारे जो ओरिजिनल संविधान, जो संविधान का पितामह किसा कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर ने उस टाइम आपका संविधान में जो शब्द लिखवाए थे, अगर उनमें हम कुछ फेर बदल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है आपका? संशोधन। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जिसने हाथों से लिखा था, उसका क्वेश्चन अभी हाल ही में 2019 में यूपी पुलिस में पूछा गया था कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था, तो उनका नाम था नारायण रायजादा। तो जिस टाइम हमारा सबसे पहला मूल संविधान लिखा गया था वो सोने के पानी से लिखा गया था, और किसने लिखा था? अपनी कलम से नारायण रायजादा ने। तो ध्यान रखना है आपको, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
फिर मैं आपको पढ़ाता हूं इसमें 71वां संविधान संशोधन। 71 का मतलब हुआ इससे पहले 70 हो चुके भारतीय संविधान में संशोधन, फिर बदल कर चुके हम 70। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है ये कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था या कौन से सन में जोड़ा गया था। एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपका 92वां संविधान संशोधन। संशोधन अधिनियम 2003। तो ध्यान रखना है जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो कब हुआ था आपका 2003। इसके द्वारा 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। नंबर 1 बोडो, नंबर 2 डोगरी, नंबर 3 संथाली और नंबर 4 मैथिली। तो देखिए आप यहाँ पे 14 भाषाएं पहले थी, 14 और 1 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को लेके आपका 22 भाषाओं का। कौन सी अनुसूची में है भाई आपका 8वीं अनुसूची में। तो हम अब जब पढ़ने देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूं इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसका 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है, तो अंग्रेजी भाषा। नोट करके याद करना है इस चीज को, अंग्रेजी भाषा का 8वीं अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको इससे ज्यादा मैं